हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। FRO का नोटिफिकेशन जो है वो आज निकल चुका है। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आज आ गया है, लेकिन जो इसका वृहद नोटिफिकेशन है वो कल आएगा। और आज हम लोग देखेंगे कि FRO होता क्या है, FRO जो है इसमें क्या एज मांगी गई है, क्या इसका सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ना है, आदि आदि। कई मायनों में जो ये पोस्ट है FRO की, ये आपकी बहुत बढ़िया पोस्ट है। पीसीएस से भी अच्छी पोस्ट है। लोअर पीसीएस से तो है ही है, क्योंकि लोअर पीसीएस में आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको लेवल 6 की पोस्ट देखने को मिलती है, ठीक है। और अपर पीसीएस में भी लेवल 7 की पोस्ट आपको देखने को मिलती है। तो उनसे बेटर ये पोस्ट है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो यह है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा लोड आपके ऊपर नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आप जंगलों में जा सकते हैं। और उसके बाद जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाली एक बात होती है वो इसमें आपको देखने को मिलती है। जो काम IFS करते हैं, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाले करते हैं, वही काम जो होता है राज्य स्तर पर इस प्रकार के लोग करते हैं, जो कि FRO बनते हैं। यानी कि FRO जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है, यानी कि फॉरेस्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं, फॉरेस्ट से संबंधित जो इश्यूज हैं, उनको जो संदर्भित करते हैं, वो लोग FRO का काम करते हैं। FRO का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पोस्ट की तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से करो, जी जान से करो, क्योंकि इसकी डेट भी आ चुकी है कि कब एग्जाम आपका होगा। आपको पता है कि 4 मई को एग्जाम होने वाला है आपका। RO ARO का एग्जाम है 4 मई को। शायद एक पोस्ट जो EC में आई थी उसका 4 मई को एग्जाम है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम है 11 मई को। 11 मई को जो है आपका लोअर का एग्जाम है। तीसरा जो है आपका 18 मई को जो है FRO का एग्जाम है। यानी कि ये तीनों एग्जाम आपके एक के बाद एक पढ़ रहे हैं। तो इस कारण से आपको कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्री का एग्जाम आपका लगभग लगभग तीनों का सेम है, तो इसीलिए तीनों की प्रिपरेशन करना। मेंस में तीनों के बहुत टाइम मिलेगा। तीनों में 2-2 3-3 महीने का गैप आपका मेंस का होगा। तो इस कारण से प्री अगर निकल गया तो मेंस तो आपका आराम से हो ही जाएगा। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये जो पद है, पहली बात तो यह है कि राजपत्रित पद है, यानी कि आपका क्या है, गजेटेड ऑफिसर का एक पद है। तो इस कारण से बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है। दूसरी चीज क्या है, ये स्थायी तो है ही है, गजेटेड ऑफिसर का पद है। दूसरी चीज है कि ये लेवल 8 की पोस्ट है, ठीक है। लेवल 8 की पोस्ट है और इसका जो ग्रेड पे है वो 4800 का ग्रेड पे है। अब आपको पता है कि अगर 8वां पे कमीशन लगेगा तो ये 4800 ग्रेड पे का मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी आपकी हो जाएगी। तो सैलरी की तो इसमें टेंशन है ही नहीं। 47,600 से स्टार्ट होती है, इसके बाद 1,51,100 रुपये तक जाती है। तो बहुत बढ़िया पोस्ट है। कई मायने में लोअर पीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग, अगर लोअर पीसीएस में मैं ऊपर की पोस्ट को छोड़ दूं, अगर मैं इसमें नायब तहसीलदार की पोस्ट को छोड़ दूं, तो नायब तहसीलदार की पोस्ट को छोड़कर बाकी जो पोस्ट हैं उन सबसे बढ़िया जो पोस्ट है ये वाली पोस्ट आपकी है। यानी कि आपकी FRO की पोस्ट बाकी पोस्ट से जिसमें कि आपका फूड इंस्पेक्टर है और बाकी जो छोटी छोटी पोस्ट है उनमें खंडसारी अधिकारी है, आदि आदि, उनसे बढ़िया पोस्ट ये है आपकी, ठीक है। अब इसमें शैक्षिक अर्हताएं जो हैं वो थोड़ा सा कई लोगों को निराशा होगी, जो आर्ट्स स्ट्रीम के हैं उनको निराशा होगी। यहाँ पे केवल साइंस वाले ही दे सकते हैं। साइंस का मतलब होगा कि आपने जूलॉजी, बॉटनी, इसके अलावा एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन और आदि आदि कुछ इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इन सबको आप लोग एक बार देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राणी विज्ञान का मतलब होता है जूलॉजी होता है, इसका मतलब होता है पशु चिकित्सा विज्ञान, यानी कि वेटनरी वाले भी दे सकते हैं, मैथ्स वाले भी इसको दे सकते हैं, फिजिक्स वाले भी दे सकते हैं, उद्यान विज्ञान यानी कि हॉर्टिकल्चर वाले इसको दे सकते हैं, भू विज्ञान यानी कि जियोलॉजी वाले दे सकते हैं, आदि आदि इसमें सारे के सारे दिए गए हैं। कुल मिलाकर ये है कि आप साइंस से ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आप बीटेक किए हुए होने चाहिए। दोनों ही चीज़ें आपके पास हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, लगभग 50% लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 50% लोग वो होते हैं जो BA वाले होते हैं, MA वाले होते हैं, और उनके साथ आपका कंपटीशन लोअर में तो होगा, लेकिन यहाँ पे उनके साथ कंपटीशन नहीं होगा। तो इसका मतलब कंपटीशन कम है इसमें, ठीक। कंपटीशन आपका कम होगा, तो इस कारण से इसको ज़रूर आप भरना। इसके बाद अधिमानी अर्हताएं होती हैं, यानी कि जब सेम चीज़ें दो चीज़ों में सेम होगा कोई आदमी, तो उसके बाद क्या होगा, आपका इसमें जो व्यक्ति सेना का है उसको आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही अगर किसी के पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो उसको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये चीज़ हर उसमें होती है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को, यानी कि इसमें पहले इसका फॉर्मेट समझते हैं। फॉर्मेट क्या है इसका, प्री होगा पहले, ठीक है, फिर उसके बाद मेंस होगा, ठीक, फिर उसके बाद इसका इंटरव्यू होगा, ठीक। प्री जो है, प्री में आपके 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर का प्री होगा, जिसमें GS जो होगी आपकी वो आएगी 100 नंबर की, और बाकी का जो 50 नंबर है वो आएगा आपका रीजनिंग, ठीक है।
तो कुल मिलाकर लोअर की तरह ही पैटर्न है, इसलिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्री में वही किताबें पढ़ना जो किताबें आप लोअर में पढ़ रहे हो, वही किताबें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और इसकी कट ऑफ जो होती है थोड़ा कम जाती है, लोअर के मुकाबले कम जाती है। क्यों कम जाती है? क्योंकि कंपटीशन कम है, आर्ट्स वाले बिल्कुल छांट दिए गए हैं, तो केवल साइंस वाले बचते हैं, इस कारण से इसमें कट ऑफ भी कम जाती है। अब क्या होता है कि मेंस में आपको 2 विषय लेने पड़ते हैं। मेंस में 2 सब्जेक्ट आपको ऐसे होंगे जो ऑप्ट करने पड़ेंगे। हिंदी इंग्लिश तो आपका है ही कंपलसरी है, वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन 2 सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करने पड़ेंगे, जिसमें से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी 2 सब्जेक्ट साइंस के ले सकते हो। जितने सब्जेक्ट मैंने आपको ऊपर बताए थे वो सारे में से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन कृषि और कृषि अभियांत्रिकी एक साथ नहीं ले सकते। यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो और आपका एग्रीकल्चर एक साथ नहीं ले सकते। साथ ही आप एग्रीकल्चर और पशु चिकित्सा विज्ञान यानी कि वेटनरी साइंस एक साथ नहीं ले सकते हो। रसायन विज्ञान और रसायन अभियांत्रिकी एक साथ नहीं ले सकते, यानी कि केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग एक साथ नहीं ले सकते हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर साइंस साथ में नहीं ले सकते। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग साथ में ले सकते हो। गणित और सांख्यिकी नहीं ले सकते। यानी कि जो सब्जेक्ट एक जैसे हैं वो 2 सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हो, आपको अलग अलग लेना है। अगर आपने मैथ्स ली है तो आप फिजिक्स ले सकते हो, साथ में मैथ्स ली है तो केमिस्ट्री ले सकते हो। वैसे ही एग्रीकल्चर लिया है तो उसका बॉटनी जूलॉजी एनवायरमेंट कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन नहीं लोगे। तो ये 5 का कॉम्बिनेशन आप देख लेना, ये कॉम्बिनेशन आप साथ में नहीं लोगे। न्यूनतम अहरक अंक होते हैं इसमें, आपको पता है हर एग्जाम में है। तो यहाँ पे क्या है, कम से कम आपको 40 अंक लाने हैं, 40% अंक लाने हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए आपका 35% अंक है। बाकी ऐसे करके दिया हुआ है नीचे, अनुसूचित जाति जनजाति वालों को 30% अंक लाने जरूरी होंगे। उससे कम अंक आप लाते हो तो आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे। अब देखते हैं मेंस का। मेंस में ये प्री का हो गया। प्री में आपके 150 अंक के प्रश्न आते हैं और उसके बाद 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। मैंने आपको बता दिया इसका फॉर्मेट। इसमें पहला वाला जो है ये सामान्य ज्ञान का प्रश्न होगा, ठीक है। ये हम लोग बात कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की। पहला प्रश्न पत्र जो होगा सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें जीएस आएगी, 100 नंबर की जीएस होगी और ये 3 घंटे का होगा। ये आपको पहला पेपर होगा, ये आपका क्या है, कंपलसरी पेपर है। दूसरा पेपर जो होगा ये अनिवार्य पेपर है, ये आपका अंग्रेजी का होगा, ये भी 100 अंक का होगा और ये भी 3 घंटे का होगा। तीसरा जो पेपर है ये सामान्य हिंदी का पेपर है। चौथा जो होगा वैकल्पिक पेपर होगा। मान लीजिए आपने एग्रीकल्चर ले लिया, दूसरा कुछ पेपर आपने क्या किया, बॉटनी जूलॉजी कुछ ले लिया, तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये 2 तो आप ऑप्ट कर सकते हो, ये 3 आपको देने ही पड़ेंगे। इन तीनों में आपका कोई भी चॉइस नहीं होगी। और कुल मिलाकर आपका जो ये होगा मेंस होगा, ये होगा आपका 700 अंक का मेंस होगा। इसके बाद प्लस 75 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। कुल 775 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। बहुत अब कई लोग घबरा भी रहे होंगे, कई साल से साइंस नहीं पढ़ी, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो आप इसके पेपर उठाकर देखना पिछले साल के। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि गहन साइंस पूछी गई है या बहुत रिसर्च वाली साइंस पूछी गई है। जनरल सा अगर आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए आपने बॉटनी जो है बीएससी में पढ़ी है, ठीक है, बीएससी में आपने बॉटनी पढ़ी है, तो वही बीएससी वाली बॉटनी आपके यहाँ काम आ जाएगी। उसके नोट्स मार्केट में मिलते हैं छोटे फॉर्मेट में, उन नोट्स को आप ले लोगे तो आप काम कर जाओगे। बहुत डीप नॉलेज नहीं पूछता, करते ये नहीं पूछता कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें किसी हार्मोन का नाम ऐसे उठाकर दे दिया रेंडमली और आपसे पूछ लिया कि बताओ इसके बारे में। ऐसे पेपर नहीं आता है, सिंपल सिंपल चीज़ें आती है जिसमें थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओगे, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो कर जाओगे, ठीक है। इसलिए फॉर्म इसका फिल जरूर करना। आयु सीमा 21 से 40 साल इसमें मांगी गई है। 21 साल से लेकर 21 से 42 मांगी गई है, ठीक है। इसमें पिछली बार 1979 थी, तो इस बार थोड़ा सा बढ़ जाएगा मेरे ख्याल में, यानी कि 81 के आसपास तो हो ही जाएगा ये, ठीक है। 2-3 साल बाद है तो 81 या 82 हो जाएगा इसको। पर कुल मिलाकर यह है कि 42 साल से ऊपर इसमें आयु सीमा नहीं है, 42 होना चाहिए और 42 से कम होना चाहिए, और यहाँ पर कम से कम आपकी 21 साल होनी चाहिए। उच्चतम आयु में आपकी छूट मिलने का जो था, पिछली बार तो दी गई थी, इस बार देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, इस बार आप लोग देख लेना। अदरवाइज मेरे ख्याल में इस बार छूट कम चांस है कि मिलेंगे एज में, ठीक। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बात खत्म हो गई। इसके अलावा अगर कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। इसका सिलेबस और पिछली बार का नोटिफिकेशन जो है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये पद है। इस पद के लिए आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और फॉर्मेट वैसा ही है जैसा फॉर्मेट आपका लोअर में, अपर में एटीसी आप देख रहे हो। कम मेहनत करके आप यहाँ पे ज़्यादा गेन कर सकते हो। मेहनत कम क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो कि यूके पीएससी जो है, लोअर पीसीस अपर पीसीस गला काट प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। सारे लोग, कई लोग आईआईटी छोड़कर इधर छोड़कर उधर छोड़कर आ रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, गला काट स्पर्धा है। लेकिन इसके बारे में क्या है, एफआरओ के बारे में उतना कंपटीशन यहाँ पे नहीं है। एफआरओ में कंपेरेटिवली कम है और उसके बाद यहाँ पे आप कम मेहनत से ज़्यादा गेन कर जाओगे। सैलरी आपकी लोअर से ज़्यादा है, ठीक है। इसमें पावर आपको लोअर से ज़्यादा है। लोअर की कुछ पोस्ट को अगर हम छोड़ दें, एनटी को छोड़ दें, तो वो है वर्क प्रेशर जो है आपका
एनटी से तो कम है, एनटी से तो बहुत कम है, एनटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, लेकिन एफआरओ के ऊपर उतना नहीं है। इसके अलावा आपको राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट आदि आदि के जो पास हैं वो सारे के सारे फ्री में मिलते हैं, वो भी रहता है। फॉरेस्ट के जितने भी आपके गेस्ट हाउस हैं वहाँ पे आप आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इसके, तो आप ज़रूर इसको फिल कीजिएगा। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।